नमस्कार एस्पिरेंट्स, मैं नितिन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पिछला जो वीडियो था वहाँ पर हमने AI एजेंट्स एंड इट्स टाइप्स जो है वो कंप्लीट किया था। तो वहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, देन दैट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ AI देखना शुरू करेंगे एक लाइन से। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइब तो कर ही लें, जो आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन दबा दीजिए, उससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको रेलिवेंट प्लेलिस्ट का एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फिर ये जो भी सीरीज चल रहा है उसका और भी जो रेलिवेंट प्लेलिस्ट है उनका आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा आपको टेलीग्राम आईडी मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैं वीडियो पोस्ट कर देता हूँ, नोट्स वगैरह वहीं पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके अलावा इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा जहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और आखिरी में एक UPI आईडी मिल जाएगा अगर कोई गुरु दक्षिणा देना चाहें तो। चलिए आते हैं टॉपिक पर। हमारा आज का टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ AI। राइट, तो हम लोग अब इसको काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं पिछले 3 वीडियोज़ में। ठीक है, तो 3 वीडियो में जब आपने ये देख लिया कि डिस्कशन क्या हुआ है, तो उसमें मोटा मोटी जो GS पार्ट है वो वाला खत्म हो चुका है। GS एज इन किसी एग्जाम में अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछा जा रहा है तो उसमें आपको AI पूछा जा सकता है। राइट, इनफैक्ट BPSC ट्री एग्जाम में या VPSC एग्जाम में या UPSC एग्जाम में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सवाल सीधा पूछ सकते हैं साइंस सेक्शन में। तो वो आपका अभी तक कवर हो चुका है मोटा मोटी। ठीक, अब जो टेक्निकल पार्ट है, जो AI एज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट आता है, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में थोड़ा सा जो है सब्जेक्टिव वाला पोर्शन है, बट स्टिल इसमें जो हमारा सवाल बन सकता है ऑब्जेक्टिव के लिए, BPSC ट्री के लिए, तो वो भी हम लोग इसमें देख लेंगे। राइट, तो इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ AI में अपना जो पहला इंपॉर्टेंस है दैट इज इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। पहले तो थोड़ा इसको समरी देख लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है। राइट, तो पहला तो इंपॉर्टेंस क्या है कि इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है इनहैंस्ड डिसीजन मेकिंग। तीसरा है पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन। चौथा है ऑटोमेशन ऑफ रिपीटेटिव टास्क। पांचवा है इम्प्रूव्ड सेफ्टी रिस्क मिटिगेशन। छठा है एडवांसमेंट्स इन साइंटिफिक रिसर्च। और सातवां क्या है? इनहैंस्ड ह्यूमन कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो ये मोटा मोटी समरी है। ठीक है, एक बार आप इसको समझ लेंगे तो फिर आपको जो ये टॉपिक का नाम देखेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बारे में कुछ लिखना हो या कुछ समझना हो या कुछ बोलना हो तो कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगा। राइट, तो पहला टॉपिक पाइए, दैट इज इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। नाउ ये कैसे संभव है AI के थ्रू? तो वो हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं कि AI जो है बिना थके जो है वो काम को काफ़ी देर तक कर सकता है। तो ऑब्वियसली क्या हुआ? एफिशिएंसी इंप्रूव हुआ। ठीक है, कोई इंसान होगा तो 8 घंटा या 10 घंटा या 12 घंटा का शिफ्ट करेगा मैक्सिमम। ठीक है, बहुत से बहुत वर्स्ट केस में 14 घंटे का शिफ्ट करेगा। स्टिल 10 आवर्स तो किसी और को रखना पड़ेगा ना आपको। इन दैट केस आपका अगर मशीन है तो उसको फिर कभी बैठाने सुलाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ठंडा दीजिए। ठीक है, गाड़ी भी 3 घंटे 4 घंटे चलती है तो आधा घंटा सुस्ता लेती है, तो वो सुस्ताने का काम कर सकते हैं। लेकिन मोटा मोटी आपको जो प्रोडक्टिविटी है वो जो है आपका बढ़ता चला जाता है। राइट, और क्या है इससे? एफिशिएंसी बढ़ गई और प्रोडक्टिविटी दोनों में बढ़ गई। एफिशिएंसी क्या होता है? मतलब 1 घंटे में आप कितना काम कर सकते हैं। तो इंसान क्या है कि 1 घंटे बहुत अच्छा काम करेगा, अगले घंटे हो सकता है थोड़ा थक जाए। बट जो आपका मशीन है, AI मशीन है, वो आपका कभी थकने वाला चीज़ नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ग्रेटर स्पीड एंड एक्यूरेसी। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? स्पीड ज़्यादा होगा, एक्यूरेसी ज़्यादा होगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी होगा ह्यूमन के कंपेरिजन में। ठीक है ना, तो स्पीड ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली आदमी का काम करने का क्षमता अलग है, किसी का स्लो होगा, किसी का तेज होगा, लेकिन एक मशीन जो है वो काफ़ी स्पीड से काम कर सकता है, एक्यूरेसी से काम कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है तो वो उसको जैसा फीड करके रखेंगे वैसा वो काम करता रहेगा। लास्ट इज कंसिस्टेंसी, मतलब वो कभी मतलब छुट्टी नहीं मारेगा। नागा करना जो बोलते हैं ना, छुट्टी मार लेते हैं बिना बोले, या कुछ घर में शादी है, त्यौहार है या कुछ ऐसा है, तो मशीन के लिए कुछ नहीं लागू होता है। तो कह सकते हैं कि कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगा उसके पास। ठीक है, इससे क्या होता है? जब ये आप देख रहे हैं कि इंप्रूव्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी है, तो इससे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? कॉस्ट सेविंग देखने के लिए मिलेगा, रिड्यूस्ड एरर्स देखने के लिए मिलेंगे और इंक्रीज्ड आउटपुट्स मिलेंगे। ठीक, तो वही बातों को थोड़ा पॉइंट्स वाइज देख रहे हैं हम लोग कि कॉस्ट सेविंग क्यों? क्योंकि एक मशीन को आपने खरीद लिया, मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि 10 लाख की आपने एक मशीन खरीद ली, आपको पता चला कि 6 महीने में जो लेबर कॉस्ट होता वो हमारा ऊपर हो चुका है। ठीक है, 1 साल का जो लेबर कॉस्ट है वो आपका 6 महीने में ही मैनेज हो गया। राइट, ऐसा कुछ। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट पाते हैं, इनहैंस्ड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इनहैंस्ड डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है कि एक आदमी का जो क्षमता है वो लिमिटेड है। ठीक, एक आदमी का क्षमता क्या है? लिमिटेड है। आपके पास मान लीजिए क्षमता है कि 4 बुक पढ़ सकते हैं, किसी के पास हो सकता है क्षमता 8 बुक पढ़ सकता है, किसी के पास क्षमता हो सकता है कि 50 बुक पढ़ सकता है, कोई 100 कोई 1000 बुक पढ़ सकता है। ठीक है, सबका अलग अलग कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है। ठीक, बट एक मशीन का कितना कैपेसिटी है? वो इन्फाइनाइट बुक पढ़ सकता है। उसको देते जाइए आप, खाली जो उसका टेक्स्ट तैयार करके आप उसको फिट करते जाइए, फिट करते जाइए, फिट करते जाइए। उससे क्या होगा कि वो 1000 क्या मतलब इन्फाइनाइट बुक, जितना बुक आप दे पाएंगे, आपके ऊपर है कितना बुक आप दे पा रहे हैं। राइट, तो आप 1000 10,000 लाख करोड़ कितना भी आप, जितना आपके लिए संभव हो आप दे दीजिए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो आदमी
100 किताब का नॉलेज लेकर के स्मार्ट बन रहा था, ठीक है, उससे ज़्यादा स्मार्ट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम जो है वो ज़्यादा स्मार्ट निकल के आ गया। क्यों ज़्यादा? उसके पास तो हज़ारों लाखों करोड़ों बुक्स की नॉलेज है, राइट। इससे क्या हमको प्रॉफिट होता है? इससे ये प्रॉफिट होता है कि एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। तो ये हम लोग बात कर चुके हैं कि बहुत बड़े डेटा को वो एनालाइज कर सकता है, जो कि एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या कर सकता है? वो पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है, एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन। जिससे फ़ायदा यही होगा कि डिसीजन जो है वो इन्फॉर्म डिसीजन बनेगा एंड फास्टर बनेगा, ठीक। अब आप समझ सकते हैं कि एक कोई 100 बुक पढ़ के ज्ञान दे रहा है और कोई लाख बुक पढ़ के ज्ञान दे रहा है, तो उसमें बहुत डिफरेंस होगा, राइट। तो इन्फॉर्म डिसीजन, जो किसी का डिसीजन अगर होगा तो किसका बेहतर होगा? मशीन का बेहतर होगा। मशीन का क्यों बेहतर होगा? क्योंकि उसके पास लाख बुक का नॉलेज है और वो एट अ टाइम लाख बुक का नॉलेज अप्लाई कर पा रहा है। हम एज अ ह्यूमन 100 बुक का भी नॉलेज एक साथ अप्लाई करने में, मतलब ये तो मुझे नहीं लगता कि करोड़ लोग में एक आध लोग को छोड़ के कोई सक्षम होगा कि 100 बुक का नॉलेज एक साथ उसने लागू कर दिया, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ते हैं फिर भूलते हैं, लेकिन मशीन के पास ये भूलने का ऑप्शन नहीं है, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाता है कि हमारा जो डिसीजन मेकिंग है इन्हेंस्ड हो जाता है। इन्हेंस्ड करने का मतलब अभी थोड़ा ज़्यादा बेहतर डिसीजन हो रहा है, क्योंकि वो लाख किताब का नॉलेज आपको दे रहा है, ठीक। तो ये कहाँ यूज़ कर सकते हैं? फाइनेंस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है? ये क्रूशियल सेक्टर्स हैं जहाँ पर टाइमली एंड एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग इज क्रिटिकल, ठीक है। तो फाइनेंस में, ठीक है, फाइनेंस हो गया, हेल्थ केयर हो गया। अब हेल्थ केयर में फलाना आदमी आया है, उसके पास 2 घंटे का जीवन बचा हुआ है, उसमें क्या ऑपरेशन करना है। अब डॉक्टर साहब सोच रहे हैं कि यार ये कर ले। अब डॉक्टर क्या करेंगे? ट्रायल एंड एरर मारेंगे। ऑब्वियसली मशीन में ट्रायल एंड एरर ही मारेगा, बट वो थोड़ा ज़्यादा नॉलेज के साथ ट्रायल एंड एरर मारेगा और एक्सपीरियंस के साथ। एक्सपीरियंस तो खैर उसको फीड किया गया ही होगा, तो उसके साथ मारेगा, तो थोड़ा वो जल्दी आपको रिवर्ट कर पाएगा। लॉजिस्टिक्स जो कंस्ट्रेंट्स हैं कि भाई कौन सा सामान कब कहाँ पहुँचना है, तो ये थोड़ा जल्दी डिसीजन, जितना जल्दी डिसीजन होगा उतना बेहतर होगा। फाइनेंस का भी वही हाल है। पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको क्या करता है? पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन इज यू कैन से कि वो जो हमने फ्लिपकार्ट और अमेजोन वाला जो एग्जांपल देखा था कि आप जो सर्च करते हैं वही आपको फीड में आता है, तो उसी के हिसाब से ये पॉइंट जो है बना हुआ है। और हम लोग थोड़ा इसका पॉइंट मैंने फॉर्मल पॉइंट्स देख लेते हैं। दैट इज प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस, कंटेंट एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है, फ्लिपकार्ट और अमेजोन से आप रिलेट कर सकते हैं। इंक्रीज्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी, ठीक है। तो आदमी जो खोज रहा था, ठीक है, हम क्या चाह रहे हैं कि मान लीजिए मुझे एक एग्जॉस्ट फैन खरीदना है, राइट। तो एग्जॉस्ट फैन खरीदने के लिए कम से कम 100 ब्रांड्स हैं, ठीक है। 100 ब्रांड्स है, हर साइज़ का है, एक पर्टिकुलर साइज़ का ही 100 ब्रांड है मान लेते हैं, ठीक है। 200 mm का एक एग्जॉस्ट फैन है, उसके क्या है 100 ब्रांड्स हैं, 100 ब्रांड्स हैं या 100 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, राइट। अब हमको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए इसमें से? अब ये 100 को हम ब्राउज करते रहेंगे, इससे क्या होगा कि हमारा टाइम खपेगा। और यहाँ पर ये सिस्टम क्या करेगा कि वो 100 को ये कर लेगा और आपको बता देगा कि ये टॉप 10 वाले हैं, आपको पसंद करना है तो ये पसंद कर लीजिए, अपनी आप रिक्वायरमेंट बता दीजिए। तो वो सर्च के थ्रू आपका रिक्वायरमेंट समझ लेता है और वो आपको देने लग जाता है। तो इससे क्या होता है? कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ता है चीज़ों के प्रति, और लॉयल्टी बढ़ता है कि अगर कहीं से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो उसकी तरफ आप लॉयल रहेंगे, राइट। और वहाँ पर बार बार आकर शॉपिंग करेंगे, ठीक है। तो इम्प्रूव टारगेटिंग, ठीक है, टारगेटिंग इम्प्रूव हो गया कि आई एज अ कस्टमर फॉर एग्जॉस्ट फैन मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ किसी वेबसाइट से, ठीक है, जो कि एआई यूज़ कर रही है। तो एक्चुअली उसने क्या किया? टारगेट मार्केटिंग कर दिया, ठीक है। और ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में भी देखने के लिए मिलता है। इंप्रूव टारगेटिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज देखने के लिए आपको मिल जाता है, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर बातें नहीं करनी पड़ती। ऑटोमेशन ऑफ द रिपीटेटिव टास्क, ठीक, इसके बारे में क्या पॉइंट्स हैं? अब ऑटोमेशन ऑफ रेपिटेटिव टास्क जो है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक वो था ना, फैक्ट्री की बात की थी हमने, जिसमें फैक्ट्री जो है वो आपका उसमें एक ही तरह का काम था जो बार बार एक पट्टे पर आ रहा था, दूसरे पट्टे से जा रहा था। और मैंने आपको बताया था कि बस उसमें बोतल में कैप लगाना है, और वो क्या है? रेपिटेटिव टास्क है, एक ही काम को बार बार करना है। इन दैट केस जो इंसान है वो तो लगा रहा है, रख रहा, लगा रहा है, लगा रहा, रख रहा। हो सकता है कोई ढीला रह जाए, कोई ज़्यादा टाइट हो जाए, कोई स्लिप कर जाए इंसान से, तो ये मशीन जो है वहाँ पर परफेक्ट रिप्लेसमेंट है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, जब आप ऑटोमेशन कर देते हैं, ठीक है, किसी भी काम जिसका रिपीटेशन हो रहा है, जहाँ दिमाग नहीं लग रहा है, वहाँ मशीन डाल देते हैं और ऑटोमेशन कर देते हैं। ऑटोमेशन कहने का मतलब है कि फ्री ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, दैट इज ऑटोमेशन। तो ये वो क्या हो जाएगा? फ्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इससे क्या फ़ायदा होता है? ह्यूमन रिसोर्स फ्री हो जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स फ्री तो हो जाएगा, तो ह्यूमन रिसोर्स काम कहाँ आएगा, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स काम कहाँ आएगा वो भी देखते हैं। वो आपका कॉस्ट सेविंग हमारा होगा, ठीक है। एरर जो है जैसे टाइट, ढीला या स्लिप कर दिया आदमी, वो नहीं करेगा, ठीक है। इंप्रूव्ड वर्क लाइफ बैलेंस फॉर द
एम्प्लॉयज़, ये यहाँ काम आ जाता है कि जब ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको आपने फ्री कर दिया वहाँ से, तो ऑब्वियसली जॉब का संकट आ सकता है, बट एट द अदर एंड कि भाई एक आदमी जिसके पास ओवरबर्डन था कि ये काम करो, ये काम करो, तो उसका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बिगड़ रहा था, तो वो मशीन आकर के उस चीज़ को ठीक कर सकता है। ठीक है, चूँकि इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली पॉजिटिव पॉइंट्स ही काउंट करेंगे, नेगेटिव पॉइंट्स जो है यहाँ पर साइड रहेंगे। ठीक है, वो चैलेंजेस में आ जाएंगे नेगेटिव पॉइंट्स जो भी हैं। सो राइट, तो इम्प्रूव्ड सेफ्टी, नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव्ड सेफ्टी रिस्क मिटिगेशन। ठीक है, इम्प्रूव्ड सेफ्टी एंड रिस्क मिटिगेशन की बात हो रही है। होता क्या है कि ऑटोनोमस व्हीकल, इंडस्ट्रियल ऑटो, ये कहाँ, ऐसा इसका फील्ड लिखा हुआ है ये। ठीक है, ऑटोनोमस व्हीकल हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हो गया, इन मेडिकल डायग्नोसिस हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मान लीजिए मेडिकल डायग्नोसिस आप एज एग्जांपल ले लीजिए, एक आदमी को कोई समस्या है, उसका पूरा रिपोर्ट आपने देखा एज ए डॉक्टर और आपने बताया कि भाई ये बहुत सही है। तो अब इस चीज़ को करने के लिए कम से कम आपके पास 20-25 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आपको अच्छा डॉक्टर काउंट किया जाता है और आप क्या है कि थोड़ा सटीक प्रिडिक्शन कर पाते हैं। बट अगर हमारा इसका केस, अगर मशीन का केस ले लें, जिसको हमने क्या किया है कि कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर ने अपना एक्सपीरियंस उसको फीड कर दिया है, तो वो 1 साल पुराना भी हो तो वो काम आराम से कर सकता है। इनफैक्ट एक डॉक्टर जो बहुत एक्सपीरियंस है, मान लीजिए पूरा इंडिया में 2 डॉक्टर हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं, ठीक है, अब वो 2 तो हर जगह हो नहीं सकते हैं और उनके पास दिन में 24 ही घंटे, जिसमें से 8-10 घंटे उनको सोना होगा, कुछ अपना काम करना होगा। ठीक है, तो वो हमेशा अवेलेबल तो हो नहीं सकते। बट अगर उन 2 डॉक्टर्स ने अपने एक्सपीरियंस को एआई सिस्टम को फीड कर दिया और एआई सिस्टम जो है उसको हम लोग रेप्लिकेट करते चले गए, तो वैसे ही इंडिया में कम से कम जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना डॉक्टर तो हो ही जाएगा। ऑब्वियसली हम अभी रिसोर्स एंड मनी का जो प्रॉब्लम है या जो भी है कंस्ट्रेंट्स है उसको साइड रख रहे हैं, बस हम फिजिबिलिटी पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑटोनोमस व्हीकल हो गया, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हो गया और मेडिकल डायग्नोसिस हो गया। तो इस सब में क्या हो जाता है कि सेफ्टी इंप्रूव हो जाता है, रिस्क मिटिगेशन हो जाता है। राइट, अब यहाँ पे ना नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, फ्रॉड, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, इन्वायरमेंट हजार्ड्स। ये जो है रिस्क कौन सा, जैसे यहाँ पर हम जैसे बोल रहे हैं ना रिस्क मिटिगेशन, राइट। तो रिस्क मिटिगेशन अगर हम बोल रहे हैं तो रिस्क का ये क्या है, मतलब रिस्क का डेफिनेशन क्या है या किस चीज़ से रिस्क है, ये अगर समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं ये कि फ्रॉड, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड इन्वायरमेंटल हजार्ड्स टाइप का जो चीज़ है वहाँ पर आपका ये काम आ जाता है। ठीक है, और भी हम ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास अगर वेदर प्रेडिक्शन करने की एक सिस्टम हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मान लीजिए किसी हिल्स में आपको काफ़ी एवलैंचे वगैरह आता है, फिर अर्थक्वेक्स आते हैं, तो ये सब चीज़ें अगर पहले से प्रेडिक्ट कर दी जाए, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम जगह को समय रहते ही खाली करवा सकते हैं और चीज़ों को बिगड़ने से बचा सकते हैं। मान लीजिए एक अगर बिगड़ ही गया तो कोई अगर 5-10 आदमी कहीं जाके खाई में फंस गया है, तो एक इंसान जाकर के लेके आ रहा है और एक रोबोट जाके लेके आ रहा है, उसमें बहुत अंतर है। ठीक है, इंसान जो लेने के लिए जा रहा हो सकता है वो भी उधर ही निपट जाए, है ना, लेकिन अगर रोबोट जाता है वो निपट भी गया तो खैर कोई बात नहीं, जान का तो नुकसान नहीं हुआ, माल का तो नुकसान हुआ लेकिन जान का नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एडवांसमेंट इन साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हमने अभी बात किया कि लार्ज डेटा सेट को क्या कर रहा है, एनालाइज कर पा रहा है, जनरेट हाइपोथेसिस, ठीक है, एक्सलरेट डिस्कवरी ऑफ न्यू इंसाइट्स एंड ब्रेक थ्रूज एंड एडवांसमेंट्स इन फील्ड सच एज मेडिसिन, क्लाइमेट साइंस एंड मटेरियल साइंस। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि जो आदमी बहुत सारा रिसर्च करके कोई एक हाइपोथेसिस जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, जनरेट कर रहा है, उसको पब्लिश कर रहा है, वो एक रोबोट जो है वो हो सकता है कि एक इंसान को 10 साल लगता हो, तो रोबोट क्या कर सकता है 1 महीने के अंदर में सारा कुछ पढ़ के आपको नया जनरेट हाइपोथेसिस करके दे देगा। ठीक है, तो एडवांसमेंट जो है वो मतलब होगा, क्विक होगा, ज़्यादा जल्दी होगा। पहले क्या होता था, आदमी के इन्वॉल्व होने के कारण थोड़ा स्लो हो रहा था, क्योंकि आदमी के शरीर में लिमिटेशन है, लेकिन मशीन में आदमी से कम लिमिटेशन है, तो उस कारण से उसका बेनिफिट हो सकता है उस चीज़ों को, और हाइपोथेसिस और वगैरह डिस्कवरी वगैरह जो है, ठीक है, वो पहले हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इन्हेंस्ड ह्यूमन कैपेबिलिटीज़। ठीक है, इन्हेंस्ड ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ कहने का मतलब है ये हमारा मेमोरी जो है इंप्रूव करता है। ठीक है, एक सेकंड, इन्हेंस्ड ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ में आप कह सकते हैं कि मेमोरी हमारा इंप्रूव करता है। ठीक है, क्या करता है, मेमोरी इंप्रूव करता है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ इंप्रूव करता है, समझने की क्षमता को इंप्रूव करता है बेसिकली, एंड डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करता है। अब मान लीजिए जैसे डिसीजन मेकिंग की एक बात कर लें, ठीक है, तो अगर हमको एक रास्ते से जाना है, सपोज़ मैंने आपको बताया था कि पटना से दिल्ली जाना है, हो सकता है 10-12 रास्ते हों। ठीक है, हम रोड से ही जाना चाहते हैं, 10-12 रास्ते हों। ठीक है, तो हमको एनालाइज करना है कि भाई मैं पटना से दिल्ली जाना चाहता हूँ, एआई सिस्टम को बोला हमने कि पटना से दिल्ली जाना चाहता हूँ, कौन सा रोड पकड़ूँ। ठीक है, ऐसा अगर मैंने एआई से सवाल पूछा तो वो क्या करेगा, जितने भी रास्ते पॉसिबल रास्ते हैं सबको एनालाइज करेगा
और फिर आपको बताएगा कि सर आप जो यहाँ से बनारस जाइए, बनारस से लखनऊ जाइए, लखनऊ से कानपुर जाइए, कानपुर से दिल्ली जाइए, अपना हिसाब से कोई भी रास्ता वो बता सकता है। ठीक है, मैं एक रास्ता बता रहा हूँ, राइट। तो वो क्यों, किस बेस पे रास्ता बता रहा है? रियल टाइम में उसके पास कुछ डेटा होंगे कि भाई कहीं क्रैश हुआ है, कहीं का रोड ख़राब है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं पर रोड धंस गया है, कहीं पे जो लोग हैं आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको डिसीजन मेक करने में आसान करेगा। अब यू एज अ पर्सन आप खुद एनालाइज करने जब बैठेंगे तो कम से कम आपको 1-2 दिन लग जाएगा समय इस चीज़ को एनालाइज करने की, वेरियस फैक्टर्स जो कि मेरे रास्ते में बाधा क्या काम कर सकता है। और ये जो डिसीजन मेकिंग है बहुत तेज़ी से आपको इन्हेंस्ड ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ कह सकते हैं इसी को, कि डिसीजन आपको ही लेना है, बट आप जो रिसर्च करते हैं उस रिसर्च को उसने 2 घंटे में कर दिया, जिसमें आपको हो सकता है 1-2 दिन लग जाता है, राइट। तो डिसीजन मेकिंग आपका तेज हो गया। कॉग्निटिव एबिलिटीज़, कोई चीज़ आपको समझना है, मान लेते हैं कि एक किताब है, ठीक है, कोई सा भी किताब उठा लीजिए, राइट। तो वो किताब को आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, एआई सिस्टम को बोल देंगे कि भैया वो किताब का जो समरी है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मेरे को बताओ। तो वो क्या, आपने किताब उसको फिट कर दिया, उसने आपको तुरंत वो बता दिया, तो आपने चीज़ों को तेज कर दिया। ठीक है, मेमोरी इंप्रूव करना है तो सुबह सुबह रोज़ बोलिए कि बाबा मेरे को सुबह सुबह ये रोज़ दिलाते रहो, याद दिलाते रहो, है ना, कि आज इसका बर्थडे है, आज के साथ मीटिंग है, तो ये हमारे काम को आसान कर सकता है, हमारे मेमोरी जो है इंप्रूव कर सकता है। ठीक, इम्प्रूव इसका जो डिसीजन मेकिंग है इसमें लिखा हुआ है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है, वही चीज़ें हैं जो अभी हम लोग बात कर रहे थे पटना से दिल्ली जाने का, राइट। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा? प्रोडक्टिविटी ऐसे बढ़ा कि हम जो 2 दिन लगाने वाले थे किसी चीज़ में, वो उसने 2 घंटे में करके दे दिया मुझे, तो मेरा जो टाइम है 2 दिन का वो बच गया। तो मैं किसी ऐसी चीज़ में लगा सकता हूँ जहाँ पर जो चीज़ हमारा एआई सिस्टम सॉल्व ना कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है चैलेंजेस। तो चैलेंजेस का पहले समरी देखते हैं, जो पॉइंट्स हैं उसको देखते हैं, एंड देन वी विल सी इट इन डिटेल्स। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट्स है दैट इज डेटा एबिलिटी एंड क्वालिटी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, बायस एंड फेयरनेस। तीसरा है इंटरप्रेटेबिलिटी एंड एक्सप्लेनेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी एंड रोबस्टनेस। नेक्स्ट इज प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। 6th पॉइंट इज स्केलेबिलिटी एंड कंप्यूटेशनल लिमिटेशंस। और लास्ट आता है एथिकल कंसिडरेशन। एथिकल कंसिडरेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस सब में से, राइट। क्या क्या कैसे इंपॉर्टेंट है वो हम लोग जब आएंगे तो देख लेंगे उसको। तो पहला तो इसमें पॉइंट आता है डेटा अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी। तो अब ये समझिए कि कोई भी एआई सिस्टम बेहतर परफॉर्म करने के लिए पूरी किस चीज़ पर डिपेंड करता है, उसको जो डेटा हमने प्रोवाइड किया उस चीज़ पर डिपेंड करता है, राइट। तो अगर आपने डेटा ही आपके पास नहीं है ढंग का, ठीक है, या क्वालिटी ऑफ डेटा इज़ नॉट गुड, तब आप कैसे, आपको पता मैंने आप कैसे सोचते हैं कि आपका जो एआई है वो बेहतर परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ऑब्टेनिंग अ ह्यूज डेटा सेट्स इन डोमेन्स विथ स्केर्स डेटा स्लैश कलेक्शन डिफिकल्टी। ठीक है, डबल एफ होगा डिफिकल्टी में, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि किसी भी ऐसा फील्ड, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मार्स, हम चाहते हैं मंगल पर एक कॉलोनी बनाए, ठीक है, एलन मस्क भी ऐसा ही चाहते हैं। तो ऑब्वियसली मंगल का पे आपको कॉलोनी बनाना है, मकान बनाना है और वहाँ पर रहना खाना पीना है, तो उसके बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अब आप किसी एआई सिस्टम से पूछ दीजिए कि भैया मुझे ना मंगल ग्रह पे कॉलोनी बनाना है, आप मुझे बताइए कि क्या क्या कैसे किया जाए। तो अब आप ऐसा समझिए कि उस एआई सिस्टम को आपने कुछ डेटा फिट किया होगा, लेकिन क्या वो डेटा सफिशेंट रहा होगा? क्योंकि हमारे पास डेटा ही नहीं है मंगल ग्रह के बारे में। इतना है डेटा, ऐसा नहीं है कि एकदम जीरो है। मान लीजिए 30% डेटा है या 20% डेटा है, ठीक है। अब 20% और 30% डेटा फीड करके आप एक्यूरेट जो प्रिडिक्शन है वो एआई सिस्टम से नहीं करवा सकते। तो पहला तो इसका चैलेंजेस क्या है कि डेटा जो है हो सकता है किसी ऐसा फील्ड का हमारे पास अवेलेबल ही नहीं हो, अगर अवेलेबल है मैंने रहा भी होगा तो उसका कलेक्शन जो है वो डिफिकल्ट होगा। एक एग्जांपल मंगल ग्रह का मैंने आपको बता दिया, इस तरह के और भी एग्जांपल हो सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं बायस एंड फेयरनेस। ठीक है, अगेन कि हमने जो डेटा फीड किया है ना एआई सिस्टम को, उसी के बेसिस पे वो हमको रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है, डिसीजन बना के देगा, प्रेडिक्शन बना के देगा। तो मान लीजिए कि कोई भी डेटा आपने बायस डेटा डाल दिया, ठीक है, या फिर बायस डेटा डाल दिया, तो आप जो है फेयरनेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैंने इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड जो भी आप नाम सुने हो, ठीक है, तो उसके बारे में मैंने किसी सिस्टम को बहुत अच्छा फीड कर दिया, एकदम ज़बरदस्त चीज़ें फीड कर दी। उसकी जो खामियां थी या कमियां थी या जो समस्याएं थी या जो भी क्या बोलते हैं ड्रॉबैक्स थे, सबको हमने साइड कर दिया, हमने अच्छा फीड कर दिया। तब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उसके बारे में वो जो कुछ प्रेडिक्शन करेगा या बताएगा वो फेयर होगा? नहीं, वो बायस्ड होगा। क्यों बायस्ड होगा? क्योंकि आपने उसको फीड ही बायस किया है,
ठीक है, किसी की तरफ झुकाव। बायस क्या होता है? बायस मतलब होता है कि किसी की तरफ झुकाव। और फेयरनेस क्या होता है कि जो आप इक्वालिटी देखते हैं दोनों की तरफ, नहीं वो भी मेरे लिए बराबर है, ये भी मेरे लिए बराबर है। एक कोर्ट को क्या होना चाहिए? फेयर होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए, एक चीज़। दूसरा चीज़, एक इंसान को क्या होना चाहिए? फेयर होना चाहिए, ठीक है। आप अगर गलत कर रहे हैं तो आप कैसे भी लोग हों, मैं आपका सपोर्ट नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जान रहे हैं कि सामने वाला गलत है फिर भी आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं, आप बायस्ड हैं, ठीक है। तो ये जो बायसनेस है वो आपका एआई सिस्टम में भी देखने के लिए मिल सकता है, जस्ट बिकॉज कि आपने उसके दिमाग में गलत चीज़ें फीड की हैं, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, एम्पलीफाई बायसनेस एंड फेयरनेस। अगर फेयरनेस मतलब आपने बहुत ही अच्छा बता दिया तो हो सकता है फेयरनेस ही एम्पलीफाई हो जाए, ठीक है। अनफेयर एंड डिस्क्रिमिनेटरी आउटपुट्स मिल सकते हैं आपको, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है इंटरप्रेटेबिलिटी एंड एक्सप्लेनेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें चक्कर क्या है ना कि जो एआई सिस्टम है उसको हमने डेटा दे दिया, वो डेटा जो है वो फीड करके उसको मिल गया और उसने प्रेडिक्शन शुरू कर दिया करना। अब यू एज अ पर्सन, आपके पास एआई सिस्टम है, आपके पास डेटा है, आपने डेटा उसको फीड कर दिया, लेकिन उस डेटा को आपने जब फीड किया तो उसके बाद आप सीधा कहाँ आ गए? उसके आउटपुट पे, कि वो आउटपुट कैसा दे रहा है हमको। बीच में उस डेटा को उसने कैसे प्रोसेस किया, उसने उसको कैसे डिकोड किया, उसने कैसे उसको एनालाइज किया, सारी बातों से आपको कोई लेना देना नहीं है इन दैट केस। तो ये जो सिस्टम है बीच का, फीडिंग से लेकर के आउटपुट के बीच का जो सिस्टम है, उससे आपको मतलब ही नहीं है। तो अगर वो चूंकि ओपेक है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एंड ओपेक एआई सिस्टम जो है, ठीक, ओपेक है, तो आपको उसमें आपको ये मिल सकता है, मतलब समस्याएं मिल सकती हैं। क्या समस्याएं मिल सकती हैं? बैरियर टू ट्रस्ट एंड अडॉप्टेशन। आपको विश्वास की समस्याएं मिल सकती है कि भाई मैंने इसको डेटा फीड किया, इसने आउटपुट देना शुरू कर दिया है, लेकिन आउटपुट ये हो सकता है सही नहीं दे रहा है। अब अंदर में हो सकता है कि कुछ गलत इसके अंदर मतलब प्रोसेसिंग चल रहा हो, तो हम उसको भरोसा कैसे कर लें, राइट। तो और अगर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में, राइट। तो ये एक चैलेंज है, ठीक है। सेंसिटिव डोमेन जैसे हेल्थ और फाइनेंस है, वो मान लीजिए आप किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है और आपने उस एआई सिस्टम को डेटा फीड किया और एआई सिस्टम बोला ना हार्ट तो बिल्कुल सही है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और आदमी 4 दिन बाद उसको हार्ट अटैक आ जाता है और वो भगवान को प्यारा हो जाता है। इन दैट केस क्या होगा कि आपका जो भरोसा है उस चीज़ पे वो कम हो जाएगा और उसको आप अवॉइड करेंगे उस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेफ्टी एंड रोबस्टनेस, ठीक है। तो सेफ्टी एंड रोबस्टनेस की बात ये है कि मान लीजिए एक एआई सिस्टम है जो सब कुछ सही चल रहा है उस पर, और सामने कोई आपका दुश्मन है, राइट। तो वो क्या कर सकता है उस पर चूंकि वो सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है? उसको हैक करने का काम कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कर सकता है, क्योंकि चल तो रहा है नेट पे ही, इंटरनेट पे चल रहा है, ठीक है। और एक वर्चुअल टाइप का चीज़ है, ठीक है, जिसके अंदर पूरी सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड है। अब सॉफ्टवेयर के साथ किसी ने छेड़छाड़ कर दिया तो एआई सिस्टम जो है वो गलत परफॉर्म करने लग जाएगा। तो एडवर्सरी मतलब एडवर्सरियल अटैक्स मतलब हो गया, एडवर्सरी सुना होगा आपने, एडवर्सरी, ठीक है, दुश्मन होते हैं एडवर्सरी, जो हमारे ओपोनेंट होते हैं, दैट इज एडवर्सरी, ठीक है। तो एडवर्सरियल अटैक्स हो सकते हैं, आपके जो दुश्मन है वो अटैक कर सकते हैं, ठीक है। इससे एरनियस आपको रिजल्ट मिल सकते हैं और डेंजरस रिजल्ट भी मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, कलेक्शन एंड डेटा पर्सनल। अब क्या है कि एआई सिस्टम को हम डेटा फीड करना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए मुझे अपना बॉडी मास वेट पता करना है, ठीक, तो आप क्या बताएंगे उसको? अपना हाइट बताएंगे, ठीक है, आप उसका अपना वेट बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह की बात जब आपने अपना हाइट और वेट आपने उसको बता दिया तो आपका क्या हो गया? एक पर्सनल डेटा जो है उस एआई सिस्टम के पास चला गया, ठीक है। अब उसके पास जब पर्सनल डेटा आपका चला गया तो वो अगर किसी के द्वारा हैक हो गया तो आपका पर्सनल डेटा एआई सिस्टम के थ्रू किसी और के पास चला गया, तो उसका मिसयूज़ हो सकता है। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था, आधार का नंबर हो गया या फिर पैन का नंबर हो गया या बैंक अकाउंट डिटेल्स हो गया या कार्ड का नंबर हो गया, ये अगर एआई सिस्टम के थ्रू किसी को पता चल जाए, ठीक है, तो वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, ठीक है। प्राइवेसी कंसर्न यहाँ पर बना हुआ रहता है, ठीक। एक और एग्जांपल इसमें ले सकते हैं कि मान लीजिए कि आप एयरपोर्ट पर गए, ठीक है, एयरपोर्ट पर गए या रेलवे स्टेशन पर गए और वहाँ पर एक लाउंज है जो बोलता है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वीज़ा कार्ड जो है, ठीक है, वीसा या मास्टर कार्ड या कोई भी ऐसा कार्ड जो बनाती है, रुपए कार्ड भी हो सकता है, तो किसी एक कार्ड के लिए वहाँ पर लिखा हुआ था कि ये एक लाउंज है, ठीक है, जिसमें आपको फ्री एक्सेस मिलेगा, खाना पीना सब फ्री है 2 घंटे के लिए, जितना खाना खाइए 2 घंटे में, राइट। तो आपके पास एक वीसा कार्ड है ना, आपको पता कैसे चलेगा कि ये वीसा कार्ड हम उसको अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? इन दैट केस एआई सिस्टम पिक्चर में आता है, ठीक है। तो आप जाएंगे, आप अपना एआई सिस्टम निकालेंगे, उसको चेक करेंगे कि भाई ये जो लॉन्च है उसमें मेरे को एक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जहाँ पर 2 घंटे तक कितना भी खा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, आप अपना वीसा कार्ड का नंबर देंगे उसको, अब वो वीसा कार्ड का नंबर जो है मिसयूज आगे हो सकता है, प्राइवेसी कंसर्न यहाँ पर हो जाता है क्योंकि आपने अपना पर्सनल डेटा शेयर किया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्केलेबिलिटी एंड कंप्यूटेशनल लिमिटेशंस, ठीक है। तो स्केलेबिलिटी एंड कंप्यूटेशनल लिमिटेशन से कहने का ये मतलब है कि आज की डेट में हम मान लीजिए इतना सा जो एरिया है या इतना सा जो सिस्टम है उसके साथ काम कर रहे हैं, ठीक।
नाउ द कंप्यूटेशन या फिर जो हम काम कर रहे हैं दैट रिक्वायर्स कि आई शुड स्केल अप कहने मतलब थोड़ा बड़ा मेरे को चाहिए। ठीक है, ऐसा होता है ना कि आप छोटे से घर में रह रहे हैं, आपके पास पैसे आते हैं तो आपको लगता है यार थोड़ा ना मेरे पास बड़ा घर होना चाहिए, या फिर आपका परिवार बढ़ता है तो आपको लगता है थोड़ा बड़ा घर होना चाहिए, तो आप क्या करते हैं थोड़े बड़े घर में शिफ्ट होते हैं। तो आप क्या करते हैं अपने आप को स्केल अप करते हैं, अपने घर को स्केल करते हैं ऊपर। ठीक है, स्केल डाउन क्या हो गया, छोटा करना, स्केल अप क्या हो गया, बड़ा करना। ठीक है, तो आपने क्या किया कि जो सिस्टम बनाया, एआई सिस्टम बनाया, उसको जो है इतना रिसोर्स दिया, अब जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट इतने रिसोर्स की है। ठीक, तो मेरे हाथों पर मत जाइए, बस एक लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसको इतना सिस्टम था, उसको स्केल अप करने की ज़रूरत है। तो आपके पास क्या हो जाएगा कि स्केलेबिलिटी, आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप उसको स्केल अप कर पाएँ, तो ये एक लिमिटेशन हो गया। कंप्यूटेशनल लिमिटेशन भी हो सकता है, रिसोर्स कंस्ट्रेंट वगैरह हो सकता है ना। इस तरह की बातें स्केलेबिलिटी एंड कंप्यूटेशनल लिमिटेशंस में आते हैं। चैलेंजेस, नेक्स्ट आता है एथिकल कंसिडरेशन। ठीक है, चैलेंजेस में सब बहुत बड़ा चीज़ है एथिकल कंसिडरेशन। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम अगर आ जाएगा, ठीक है, जब हमारे आज के डेट में तो सिर्फ लैपटॉप वगैरह में ही दिखता है, तो बहुत ज़्यादा रिप्लेसमेंट नहीं आया है, बट डाउन द लाइन अगर रोबोट्स हमारी जगह काम करने लग जाएंगे, हम रोबोट जो है वो जो है कोचिंग में जाकर पढ़ाने लग जाएंगे, रोबोट जो है वो स्कूल में जाकर पढ़ाने लग जाएंगे, तो जो टीचर हैं वो कोचिंग वाले हैं वो कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो रोबोट से पढ़ाना तो बिल्कुल सिंपल है, राइट। तो सबसे पहला जो इसमें आता है एथिकल कंसिडरेशन में एम्प्लॉयमेंट, क्या हमें ऐसे रोबोट्स बनाने चाहिए जो कि आदमी के एम्प्लॉयमेंट को खा जाए। तो ये बहुत बड़ा सवाल बनता है और इसको एथिकल कंसिडरेशन में लेके आते हैं। एथिकल कंसिडरेशन मतलब मौलिक तौर पर सही है या नहीं। ठीक है, मौलिक तौर पर एक मशीन को, ऐसा मशीन का ईजाद करना जो कि मेरा ही नौकरी खा जाए, तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है, ठीक, आने वाले समय में। तो ये पहला इसमें एथिकल कंसिडरेशन ये आता है। ठीक, बट हाँ, जब मार्स पे भेजने की बात है, एक दो रोबोट्स हैं, ठीक है, एक रोबोट जो है वो पढ़ाने का काम कर रहा है, दूसरा रोबोट जो है वो साइंटिस्ट है, वो मार्स पे जा रहा है और वहाँ से घूम फिर के अपना नॉलेज क्रिएट करके आ रहा है। नॉलेज क्रिएट नहीं, नॉलेज जो एक्यूमुलेट करके आ रहा है, सॉरी। तो इन दैट केस सेकंड वाला जो है, मार्स वाला जो, वो तो ठीक है, क्योंकि वहाँ इंसान नहीं जा सकता, इंसान जाएगा उसको बहुत रिसोर्स चाहिए। ठीक है, तो वो जो है परफेक्ट है उस चीज़ के लिए। लेकिन एक रोबोट जो टीचर बना पड़ा है, ठीक, वो तो किसी का नौकरी खा रहा है। इन दैट केस तो हमारा एथिकल कंसिडरेशन यही है कि भाई वो ठीक है, उसको रहने दो, लेकिन ये जो है गलत है, इसको नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमको एक बैलेंस रखना पड़ेगा बीच में कि हम एम्प्लॉयमेंट को कैसे बैलेंस करें रोबोट से बनने के साथ साथ में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए अकाउंटेबिलिटी ऑफ एआई ड्रिवन डिसीजंस। मान लीजिए आपने बहुत सारा डेटा फीड किया, उसने एक जज, आपने एक एआई सिस्टम को जज बना दिया, राइट, एक कोर्ट बना दिया जिसमें एआई सिस्टम जो है जज है, वो उसके पास सारा नॉलेज है, जितना भी भारत का संविधान है, जो कानून है, सब कुछ उसको पता है। ठीक है, उसके पास सारे केसेस की डिटेल्स हैं, पुराने वाले डिटेल्स हैं। ठीक, तो उसने क्या किया, एक डिसीजन दे दिया कि इस बंदे को फांसी पर चढ़ा दो, राइट, फांसी पर चढ़ा दिया। अब मान लीजिए जस्ट एक सिनेरियो सोचिए कि जस्ट कुछ ग्लिच उसमें फीड हो गया, तो उसको जो अपने फैक्ट्स बताया था, जो वकील जो लड़ रहा था, उसने क्या जो फैक्ट्स दिया था उसमें कहीं एक जो ग्लिच था या कुछ समस्या नहीं थी या कुछ गलत चला गया, तो वो जो उसने हैंग ये कर दिया है, अब उसका जो है अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। ठीक है, मान लीजिए अगर किसी देश का प्रधानमंत्री जो है वो रोबोट है, किसी रोबोट को क्या किया लोगों ने, तो भाई ये रोबोट तो एकदम सब कुछ सही है, सब कुछ पता है, इसको प्रधानमंत्री बना दो। ठीक है, तो आज के डेट में अगर कुछ गड़बड़ होता है सरकार से, तो सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होता है, सरकार का जो अकाउंटेबिलिटी है उसको बहस में लाया जाता है, उसको डिबेट किया जाता है, उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। रोबोट अगर ये हो जाएंगे तो रोबोट तो इंसान नहीं है ना यार, उसको क्रिटिसाइज किसको करोगे, किसके साथ बहस करोगे, किससे अकाउंटेबिलिटी मांगोगे। ठीक है, जवाबदेही किससे लेंगे आप, रोबोट से तो नहीं ले सकते जवाबदेही। तो एआई ड्रिवन डिसीजन की जवाबदेही कौन होगा, ये जो है एक एथिकल कंसिडरेशन में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है बायसनेस एंड फेयरनेस, वही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी, बायसनेस और फेयरनेस की बात। ठीक है, कि आपने बायस डेटा फीड कर दिया तो फिर फेयरनेस कहाँ गया, तेल लेने। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है प्राइवेसी एंड डेटा राइट्स, अगेन ये भी हम लोग डिस्कस अभी कर चुके हैं। तो ये जो आपकी चैलेंजेस है ना, वो कुछ जो नॉर्मल चैलेंजेस हैं वो एथिकल कंसिडरेशन के अंदर भी आते हैं। ठीक है, तो प्राइवेसी एंड डेटा राइट्स, मेरा प्राइवेसी है कि मेरा जो डेटा है वो कहीं नहीं जाए, मेरा पर अपना जो डेटा है उस पर मेरा राइट्स है, मेरा डेटा किसी के पास नहीं जाए, राइट। लेकिन अगर कोई जो एआई सिस्टम है वो अगर फंक्शन कर रही है और वो आपका डेटा कहीं से कलेक्ट कर लेती है, ठीक है, कहीं अगर सरकारी वेबसाइट है या कुछ है और कहीं से लीक हो जाता है, तो हम मतलब मैं तो मैंने बेगाना हो गया है ना, मेरा तो ये सुपरा साफ हो गया ना। ठीक है, मेरा अकाउंट खाली कर दिया किसी एआई सिस्टम ने,
ठीक है। तो प्राइवेसी डेटा राइट जो है वो भी एथिकल चैलेंज है, क्योंकि वो एक इंसान नहीं है जिसको आप डेटा दे रहे हैं, दैट इज एक आर्टिफिशियल सिस्टम है। ठीक है। मैलिसियस पर्पस के लिए अब नेक्स्ट पॉइंट है मैलिसियस पर्पसेस। तो मैलिसियस पर्पस के लिए जो गलत हाथों में है जा सकता है, कोई ऐसा रोबोट बना दे जो कि बंदूक चला रहा है और जो लड़ाई है उसमें जो इधर से भी रोबोट जा रहा है उधर से भी रोबोट जा रहा है। ठीक है। 26/11 जो इन आतंकियों ने किया था उसके बदले रोबोट भेज दिया होता, 4-5 रोबोट भेज दिया होता, तो फिर क्या होता। वो मैलिसियस पर्पस में भी गलत हाथों में चीज़ें जा सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्या है, सोसाइटल इम्पैक्ट एंड इनजस्टिस। ठीक है। सोसाइटल इम्पैक्ट एंड इनजस्टिस कहने का ये मतलब है कि अगर आप ऐसा मान लीजिए कि एआई सिस्टम आ गया भारत में। ठीक है। एआई सिस्टम आ गया और ये आराम से फैला हुआ है, जो धीरे धीरे फैलता जा रहा है और काफ़ी कुछ फैल चुका है। नाउ एक आदमी जो कि मेट्रो सिटी में रहता है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ठीक है, चेन्नई, इस में रहता है, और दूसरा आदमी जो एक गांव में रहता है, तो जो शहर वाला आदमी होगा वो एआई सिस्टम को आराम से एक्सेस कर पाएगा। ठीक है। जो गांव वाला आदमी है उसको तो ज्ञान ही नहीं है एआई सिस्टम को एक्सेस कैसे करना, चलाना कैसे, नहीं चलाना कैसे है। तो इस केस में एक सोशल इम्पैक्ट या सोशल इनजस्टिस देख सकते हैं कि जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो आगे निकल जाएंगे समय के साथ, और जो गाँव में रहने वाले हैं वो ट्रेडिशनल ही रह जाएंगे समय के साथ। ठीक है। तो ये आपका सोसाइटल इम्पैक्ट इनजस्टिस में आ जाता है। ये अपना चैलेंजेस हो गया। लास्ट क्या है, फ्यूचर है। लास्ट टॉपिक आज का फ्यूचर है। समय काफ़ी हो चुका है बट इसको हम जल्दी ख़त्म कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट में हम लोग टेक्निकल पे चलेंगे। तो फ्यूचर में अपने पास कुछ पॉइंट्स हैं। एडवांसमेंट इन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सपेंशन ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम्स। थर्ड है इमरजेंस ऑफ जनरल एआई। फोर्थ क्या है आपका, इंटीग्रेशन विथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड एज कंप्यूटिंग। सिक्स कौन सा हो गया यार, फोर्थ होता है ना, फिफ्थ आपका एडवांसमेंट इन एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड कन्वर्सेशनल एआई। ठीक है। 6 पॉइंट है एथिकल एंड रेगुलेटरी कंसिडरेशन, एंड 7th है इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। ठीक है। तो पहले पॉइंट पर आते हैं फ्यूचर में, दैट इज एडवांसमेंट इन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। ठीक है। तो इसका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो अभी क्या चल रहा है, अभी तो थोड़ा बहुत हम काम कर रहे हैं मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग पर। फ्यूचर क्या है इन चीज़ों का, इसमें एडवांसमेंट आएगा। ठीक है। जो अभी काम जिस लाइन में हम लोग काम कर रहे हैं उसमें क्या होगा, आपका एडवांसमेंट आएगा, वो आगे बढ़ेगा चीज़, उसमें और शोध होगा और कुछ नया चीज़ जनरेट होगा उसमें। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मोर एक्यूरेट एंड एफिशिएंट एल्गोरिदम जो है आगे फ्यूचर में वो डेवलप देखने के लिए मिलेगा, और इससे क्या बनेगा, मोर सोफिस्टिकेटेड एंड कैपेबल एआई सिस्टम मिलेगा। ठीक है। सोफिस्टिकेटेड एंड कैपेबल। अब जैसे आप देखेंगे कि एल्गोरिदम अच्छा हो रहा है, डेटा सेट जो है वो अच्छा हो रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो सिस्टम बनेगा वो और बेहतर सिस्टम बनेगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या, एक्सपेंशन ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम। अभी क्या ऑटोनोमस सिस्टम में कारोबार जो है वो अभी टेस्टिंग मोड में ज़्यादा चल रहा है, राइट। अब फ्यूचर में क्या देखने के लिए मिलेगा कि ये जो कार जिसमें लोग डर रहे हैं कि भाई इसमें बैठे कैसे, या मेट्रो जो है बिना ड्राइवरलेस मेट्रो चल रहा है आजकल। ठीक है। तो लोग उसमें बैठे कैसे, भाई कहीं जाकर टकरा गया तो कोई चलाने वाला तो है नहीं, राइट। तो इन दैट केस फ्यूचर इसका क्या है, फ्यूचर है इस चीज़ का कि मोर रिलायबल एंड सेफर टेक्नोलॉजी निकल के आएगा। अभी क्या हम लोग थोड़ा डाउटफुल रहते हैं कि हो सकता है कि एक्सपेरिमेंटल फेज में है तो कहीं जाकर ठोक दे। ठीक है। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या है कि ऑटोनोमस सिस्टम जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा रिलायबल और सेफर टेक्नोलॉजी होगा। इससे क्या होगा, सिस्टम बिकम मोर प्रेवलेंट इन आवर डेली लाइफ। ठीक है। तो अभी तो मेट्रो ही चल रहा है, हो सकता है फ्लाइट भी है बिना पायलट के चलने लग जाए, है ना। ट्रांसफॉर्मिंग द वे वी ट्रैवल, वर्क एंड इंटरेक्ट। ठीक है। तो इन चीज़ों में हमको बदलाव देखने के लिए फ्यूचर में मिलेगा। थर्ड है इमरजेंस ऑफ जनरल एआई। ना इमरजेंस ऑफ जनरल एआई हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं जब हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ एआई, कैपेबिलिटीज़ पर जो बेस्ड था उसमें टाइप्स ऑफ एआई में जो था सेकंड वाला इमरजेंस ऑफ जनरल एआई, दैट वाज स्ट्रॉन्ग एआई। ठीक है। और इसके जो इमरजेंस है ये हमारा फ्यूचर गोल था, वहाँ मैंने आपको बताया था। तो यही चीज़ यहाँ भी बात कर रहा है कि इमरजेंस ऑफ जनरल एआई, नैरो एआई से हम लोग कहाँ जाएंगे, जनरल एआई में अपने आप को एडवांस करके लेके चलेंगे। नेक्स्ट आता है कि इंटीग्रेशन विथ आईओटी एंड एज कंप्यूटिंग। आईओटी क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, और एज कंप्यूटिंग क्या है। ठीक है। पहले एज कंप्यूटिंग थोड़ा समझ लेते हैं। व्हाट इज एज कंप्यूटिंग। एज अभी आज के डेटा में क्या है ना कि हमारा जितना सर्वर है, सर्वर वगैरह है, जो भी डेटा वगैरह है, सारा कुछ कहीं ना कहीं स्टोर्ड है। ठीक। मोस्टली ये कहाँ स्टोर्ड है, मोस्टली मान लेते हैं कि आज के डेटा मोस्टली यूएसए में स्टोर्ड है। तो कर क्या रहे हैं कि मैंने इंटरनेट यूज़ करने वाले हम लोग हैं, ठीक है, और हम क्या ब्राउज कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, सो कहाँ स्टोर हो रहा है, यूएसए में स्टोर हो रहा है। और यूएसए की गवर्नमेंट जब चाहेगी तब उसको एक्सेस कर सकती है। क्यों भैया, तो भारत क्या कर रहा है, इस चीज़ की विरोध कर रहा है कि भाई जो इंडिया के यूज़र्स हैं वो क्या नेट यूज़ कर रहे हैं वो इंडिया में होना चाहिए। ठीक है। वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, बिकॉज सिंस दे आर माई सिटीजन्स, तो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए कि वो अगर हमको कुछ चेक करना है नहीं करना। अब अभी मान लीजिए कि वो डेटा कहाँ स्टोर है, यूएस में स्टोर हो रहा है। इंडियन गवर्नमेंट चाहे कि फलना आदमी जो है वो क्या ब्राउज कर रहा है,
ठीक, कुछ गलत तो ब्राउज नहीं कर रहा है, कुछ इसके गलत लिंक्स तो नहीं है। तो उस चीज़ को पता करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, गूगल को बोलना पड़ता है। गूगल क्या बोलेगा कि यार वो तो हम अमेरिकन, इससे परमिशन लो तब जाके तुमको हम बताएंगे, क्योंकि वो तो डेटा अमेरिका में है और उस डेटा पर राइट्स किसका है, अमेरिका का है। तो इससे का जो है भारत विरोध कर रही है, बोल रही है कि आप जो है डेटा को इंडिया में रखिए, इंडिया का डेटा इंडिया में रखिए। नाउ एज कंप्यूटिंग यहाँ से पिक्चर में आ जाता है कि एज मतलब क्या होता है। ठीक है, एक जनरल सेंस में आप समझिए कि एज का मतलब क्या होता है, जो आखिरी का जो लाइन है ना, एज के बाद वो चीज़ें खत्म हो जाती है। एज कहने का मतलब है कि जहाँ पर लोग यूज़ कर रहे हैं, सोर्स जहाँ पर है, डेटा यूज़ करने का सोर्स है, ठीक है, दैट इज़ एज। ठीक है, उसके बाद जहाँ ये आप हैं, एक कंप्यूटर लेकर बैठे हुए हैं, तो आप क्या हैं, एक सोर्स हैं जो डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये क्या है, आप क्या है, एक एज पे बैठे हुए हैं। ठीक है, और अगर डेटा आपके इर्द गिर्द हो तो क्या हो जाएगा, उससे आपका जो जिस डेटा को आप एक्सेस करना चाहते हैं वो जो है और तेज हो जाएगा, राइट। तो इसको ये क्या बोल सकते हैं, इसको एज बोल सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप सर्वर लगा देंगे, इंडिया में कहीं पर एक सर्वर लगा देंगे जहाँ पर आप जो सर्च कर रहे हैं वो स्टोर होने लग जाएगा, तो इसको क्या बोल देंगे, एज कंप्यूटिंग बोल देंगे। क्यों एज कंप्यूटिंग बोल देंगे, क्योंकि आपका जो डेटा है वो आपके सोर्स के पास है। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इंटीग्रेशन विथ, तो एआई सिस्टम का हम इंटीग्रेशन किसके साथ करेंगे, आईओटी के साथ और एज कंप्यूटिंग के साथ। अब पॉइंट्स देख लेते हैं। कनेक्टेड डिवाइसेस एंड सेंसर्स, ठीक है, तो ये क्या है, नंबर ऑफ है। ठीक है, ये जो हैश लिखते हैं ना हम लोग, हैश जो लिखते हैं, इसको अगर हमको कभी पढ़ना हो कहीं क्या लिखा हुआ, तो ये जो मैंने ऐसे लिखा है ना, दिस मीन्स नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइस जो है वो सेंसर जो इंक्रीज होने वाला है फ्यूचर में। जितना भी हमारा डिवाइसेज है और सेंसर्स है वो कनेक्टेड है, आज के डेट में भी कनेक्टेड है, लेकिन आगे क्या होगा, और जो डिवाइसेज हैं और जो सेंसर्स हैं वो आपस में कनेक्ट होने लग जाएंगे। ठीक है, एक से एक बड़ा सिस्टम बनेगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, जब नंबर ऑफ डिवाइसेज एंड सेंसर्स विल number of connected devices and sensors will increase, then integration with IoT and edge computing will be required। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, इससे क्या होगा, AI पावर्ड एप्लीकेशन एंड सर्विसेज एट एज जो है वो हमको रिक्वायर्ड होगा। ठीक, एक सेकंड। तो जब मैंने बोला आपको कि AI पावर्ड एप्लीकेशन एंड सर्विसेज एट एज विल बी रिक्वायर्ड, तो मतलब जो सोर्स है डेटा का जो एक्सेस कर रही है वहाँ पर आपको जो है AI पावर्ड सर्विसेज चाहिए होगा। ठीक है, अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि डेटा जो है वो अपने सोर्स के पास होगा। एक चीज़, फास्टर रिस्पॉन्स टाइम, जितना नज़दीक डेटा होगा उतना उसको कम ट्रैवल करना पड़ेगा, तो फास्टर रिस्पॉन्स टाइम हो जाएगा। ठीक है, इंप्रूव्ड प्राइवेसी, अब हमारी प्राइवेसी को जो यूएस वाले एक्सेस कर रहे थे वो हमारे लोग ही उसको एक्सेस कर पाएंगे। एंड लास्ट क्या है, रिड्यूस रिलायंस ऑन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक, तो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि कोई भी चीज़, जैसे आपका जीमेल है या व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप तो खैर अब तो ये हो गया, डिसेंट्रलाइज हो गया है। ठीक है, जीमेल मान के चलिए, जीमेल इज द बेस्ट एग्जांपल। जीमेल में क्या है, आपने फोटोज़ रखे हैं, वीडियोज़ रखे हैं, आपने मेल्स रखे हुए हैं, सारा कुछ रखा हुआ है, लेकिन वो है कहाँ पर, आपके कंप्यूटर में तो है नहीं। आप तो ब्राउजर में खोल रहे हैं और वहाँ से उसको एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन वो रखा हुआ कहाँ पर, वो रखा हुआ यूएस में है। ठीक है, और उस चीज़ को क्या बोला गया है कि जब आप कोई भी चीज़ अपने डिवाइस में नहीं रखते हैं, अपने डिवाइस से बाहर रखते हैं, इंटरनेट पर रखते हैं। ठीक है, जैसे आपका गूगल ड्राइव हो गया, ठीक है, गूगल फोटोज़ हो गया जहाँ पर बैकअप वगैरह लेते हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब एक तो होता है आपको लैंड है और उसके ऊपर क्लाउड है, राइट। तो लैंड पर आप कोई चीज़ नहीं रखते हैं, लैंड पर आप रखते हैं, मतलब आपके इस पे ही है, मतलब डिवाइस पे ही वो सारी कुछ चीज़ें हैं। बट आप कोई चीज़ जो इंटरनेट पर रख रहे हैं तो आप अपने डिवाइस पर नहीं रख रहे हैं, तो मतलब आप ज़मीन पर नहीं है, आपका चीज़ कहाँ है, क्लाउड में है, राइट। तो उससे उसको क्लाउड कंप्यूटिंग बोला गया। तो रिड्यूस रिलायंस ऑन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ना ये फुली सेंस में, ये मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं लिखा होना चाहिए था, फुली सेंस में नहीं होगा ये चीज़, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप सर्वर को उठा के ले आ रहे हैं यूएस से इंडिया में, तो आपका जो चीज़ है जो आप स्टोर कर रहे हैं, जो आपका ब्राउजिंग डेटा है वो कहाँ है, इंडिया में है, बट स्टिल इट इज़ ऑन क्लाउड। ठीक है, वो कोई आपके डिवाइस में नहीं आ गया है, बट आप एक सेंस में कह सकते हैं कि वो क्लाउड जो अमेरिका में था वो क्लाउड इंडिया में आ गया, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, एडवांसमेंट में इन एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड कन्वर्सेशनल एआई। ठीक है, तो वर्चुअल असिस्टेंट, व्हाट इज वीएस, वर्चुअल असिस्टेंट्स, चैटबॉट्स एंड अदर एआई पावर्ड इंटरफेसेस जो हैं वो क्या करने लग जाएंगी, अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू ह्यूमन लैंग्वेज इन मीनिंग एंड कॉन्टेक्चुअल वे। आजकल क्या है कि मैंने आपसे पूछा कि मैंने अलेक्सा से पूछा कि अलेक्सा आज का कौन सा तारीख है, राइट, तो उस अलेक्सा ने कुछ बता दिया। अब मैं ये बोलूँ, जस्ट एक बात कि मैं बोलूँ कि अलेक्सा मैं जो है 2000 ईस्वी में हूँ, ठीक है, 2000 एडी में हूँ, ठीक है, और आज
1 फरवरी है, आज कौन सा दिन है, तो इस कॉन्टेक्स्ट को एलेक्सा नहीं समझ पाएगी। ठीक है, तो एलेक्सा इस चीज़ में रिस्पॉन्ड करने में सफिशिएंट कैपेबल है कि आज क्या डेट है, आज क्या मंथ है, आज क्या टाइम है, आज का वेदर कैसा है, सब कुछ आज का बता रही है वो। लेकिन जस्ट एक बात मैं उसको बोल दूं कि भाई एलेक्सा आज 1 फरवरी है और मैं 2000 ईस्वी में हूँ, तो उस कॉन्टेक्स्ट को नहीं, कॉन्टेक्स्ट आपने चेंज कर दिया, कॉन्टेक्स्ट अपने करंट से कहाँ लेके चले गए, पास्ट में चले गए। ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ पाएगी, तो यहाँ पर कॉन्टेक्चुअल वे भी इसमें ऐड होने लग जाएगा नेचुरल लैंग्वेज में। ठीक है, आज के डेट में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो रहा है, लेकिन मतलब एलेक्सा वगैरह हो गया या गूगल, ओके गूगल वाला जो आता है, गूगल जो है वो सब हो रहा है, बट कॉन्टेक्स्ट वगैरह जो है दैट इज़ वो मतलब उसको समझ में नहीं आता है। नेक्स्ट आता है एथिकल एंड रेगुलेटरी कंसंट्रेशन, हम लोग देख चुके हैं ये चीज़, ये पॉइंट, जो पॉइंट वहाँ पर थे उसी पॉइंट्स को हमको डिस्कस करने हैं कि इसको सॉल्व आउट कैसे किया जाए। जो भी एथिकल प्रॉब्लम्स थे उसको उसको जो अगर हम सॉल्व आउट करेंगे तो वो अभी फ्यूचर में होना है, पहले सामान तो बन जाए, उसके बाद तो डिसाइड करेंगे कि भाई इसका क्या करना नहीं करना है। अभी तो सामान ही नहीं बना है, तो एथिकल कंसिडरेशन को भी अभी साइड में किया गया हुआ है। ठीक है, लास्ट क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था जिसमें मैंने 4 ट्रैफिक लाइट्स का एक बताया था कि बीच में एक बड़ा ट्रैफिक लाइट है, उधर एक ट्रैफिक है, इधर एक ट्रैफिक, इधर ट्रैफिक है। ठीक है, तो चारों साइड से जो है ट्रैफिक आ रहा है, तो जो बीच वाला मेन ट्रैफिक सिग्नल है वो अगर कंप्यूट कर पाए कि कितनी गाड़ियाँ मेरे साइड किस साइड से आ रही हैं, तो उस बेसिस पे क्या कर सकता है कि रेड लाइट का जो टाइम है या ग्रीन लाइट का जो टाइम है वो बढ़ा घटा सकता है पर्टिकुलर रास्ते के लिए, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, तो इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन मतलब कि बहुत सारा डिसिप्लिन जो है, कोई उस डिसिप्लिन में काम कर रहा है, कोई उस डिसिप्लिन में काम कर रहा है, कोई इस डिसिप्लिन में काम कर रहा है, तो उन सारे डिसिप्लिन का कहीं ना कहीं जो आपका मिलता होगा, रास्ता मिलता होगा। दैट इज़ एक होटल का मैंने आपको एग्जांपल बताया था जिसमें एक कैशियर था, एक ऑर्डर लेने वाला था, एक खाना देने वाला था, एक जूठा साफ करने वाला था। तो ये चारों अगर क्या है कि अलग अलग डिसिप्लिन में ये माहिर है। ठीक है, अब चाहते हैं कि भाई चारों जो है वो एक ही काम करें, तो कहीं ना कहीं आपको अलग अलग सेंसरी ऑर्गेन्स को जो उसमें लगे हुए हैं उसको आपको एक जगह करना पड़ेगा। उस तरह की बात है, समझ रहे हैं ना, आपकी अलग अलग डिसिप्लिन को बेसिकली क्या करना है, आप कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं, उससे क्या होगा, आपका काम आसान हो जाएगा। राइट, चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये खत्म होता है मिशन AI। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेक्निकल पार्ट पर चलेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चलिए, टाटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।